हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर बेस्ड है। मतलब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड के मदद से सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो से पहले मैंने पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बाद में जाके देख सकते हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, अगर आपको अभी तक इंटीग्रेशन करने नहीं आया है तो फिर आपको आज के वीडियो में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12 के, और उसमें मैंने इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के ही। उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इन क्वेश्चंस में बेसिकली जनरल सोल्यूशन निकालना है। मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें dy बाई डी एक्स गिवन है, हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, ये dy और dx है ना। तो मैं काम करूंगा, क्योंकि इधर और सिर्फ x वाले वेरिएबल हैं, तो मैं dx को ना इधर भेज दूंगा, ठीक है। इधर सिर्फ और सिर्फ कौन से वेरिएबल हैं, x वाले वेरिएबल हैं, तो इस dx को मैं इधर भेज दूंगा। तो देखिए मिलेगा क्या, हमें मिलेगा dy इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। बात सही नहीं? जब हम लोग इस dx को उधर भेज देंगे तो ये dx इधर आ जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों ही साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो वो सब आप लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो सब मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसे साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन dy, इधर भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो अब हमें बेसिकली इधर डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इधर हमें इंटीग्रेशन करना है और इधर भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा कि इस dy के जस्ट बगल में क्या कुछ लिखा है। बिल्कुल लिखा है, 1 लिखा है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, सबका मालिक है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के, और 1 प्लस कॉस एक्स ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स के जगह मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखूंगा, तो यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रखूंगा। तो वही तो रख रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर dx। 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो ये y इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आप जानते हैं tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। अब क्योंकि यहाँ पे x बाई 2 है तो हमें इस x को x बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जहां जहां x है वहां पे बाई 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमें इस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखना होगा। ये जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो आएगा tan x। लेकिन आप देख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, लेकिन एंगल तो x बाई 2 है ना, तो हमारे पास आएगा क्या, x बाई 2 आएगा, ठीक है। और क्योंकि x के बगल में लिखा क्या है, मुझे एक बात बताइए, हमें x बाई 2 को इंटीग्रेट करना था ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाफ x। मैं x बाई 2 को हाफ x लिख सकता हूँ। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, इस x बाई 2 के पास 1 बाई 2 नाम का कोफिशिएंट है, और हम लोग इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं, तो 1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस
1 का तो इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए y आया, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x आएगा, ठीक है। और फिर प्लस c लगा देंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, y इक्वल्स टू ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो 2 10 x/2 माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर है। अब देखिए सेकंड वाले में हमें गिवन है dy/dx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो आप सोचिए क्या करेंगे, पहले इस dx को उधर भेजें ताकि दोनों ऊपर ऊपर आ जाएं, तो ये हमें मिलेगा dy इक्वल्स टू रूट में क्या मिलेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर और रूट के बाहर dx। ये जो dx है उधर आके dx इधर आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये y वाला फंक्शन है तो y वाला y के साइड होना चाहिए, यही वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है, ये y वाला फंक्शन है ना तो ये y के साइड होना चाहिए। तो अगर इसको आप इस y के साइड लेके आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना dy बाई अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx हो जाएगा। बस यही नहीं, ये जो चीज है वो जब लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, है ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 बड़ी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का कि dx बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो आप एक्चुअली इस चीज को भी इस फॉर्मूले की मदद से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है जो कि गलत है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन dx के आगे 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो जब आप इस 4 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो चीज है वो अब इसके तरह दिख रही है तो हम इस चीज को ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आएगा क्या साइन इनवर्स क्योंकि हमारा y के जगह x है तो इस x के जगह y आ जाएगा, साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए थर्ड वाले में हमें क्या करना है, dy बाई dx प्लस y गिवन है इक्वल्स टू 1, इसे इंटीग्रेट करना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करूंगा मैं अगर इस y को उधर भेज दूं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिलेगा dy इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई कर ले रहा हूँ और dx, ठीक है। मतलब ये जो चीज है वो इसमें मल्टीप्लाई हो गई है तो ये हमें मिला है। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y के साइड हमें ले जाना पड़ेगा तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो बेचारा डिवाइड में चला आएगा, क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx का आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज है वो किसके तरह दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स टाइप का, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो इसके सिमिलर ही तो है, नीचे बस 1 माइनस वाई है, इस x के जगह क्या है 1 माइनस वाई है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा log 1 माइनस वाई, ठीक है। अरे भाई x के जगह क्या आएगा 1 माइनस वाई आएगा। लेकिन जब भी आप इस तरह से देखें तो हमेशा ये देखिएगा y के बगल में कोफिशिएंट क्या है। तो जनरली हमें 1 माइनस वाई गिवन है, 1 माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 वाई, तो y के बगल में -1 गिवन है तो हमें -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इक्वल्स टू 1 का तो इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, इस -1 को ऊपर भेज देंगे तो हमें मिलेगा माइनस log 1 माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस c, जो कि 100% सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। कैसे सॉल्व करें, हम लोग पता क्या करेंगे, इस टर्म को ना
उस साइड लेके चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सेक स्क्वायर वाई एन एक्स डी वाई इक्वल्स टू, अब जब ये वाला पूरा का पूरा टर्म राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, ये आएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, इधर सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए, इधर सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए। तो हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कर सकते हैं सेपरेट। तो 10x को उधर भेज देंगे और इस 10y को नीचे ला देंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 10y डी वाई इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x, ठीक है। और dx क्या हुआ है, ये सेक स्क्वायर एक्स ही है, ये 10x नीचे आ गया है और उसी तरह ये 10y नीचे आ गया है, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप अगले स्टेप में करिएगा यही चीज, मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ। अब आप सोचिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि अगर मैं 10y को कुछ सपोज कर लूं, इधर 10x को कुछ सपोज कर लूं तो काम बन जाएगा। तो मैं काम कर रहा हूं 10y को z सपोज कर रहा हूं और 10x को मैं t सपोज कर रहा हूं। तो 10y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y, साथ में dy बेस चिपक जाएगा। z का होता है dz, 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, साथ में dx आएगा इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप एक्चुअली इस 10y के जगह z माने थे तो 10y के जगह z आएगा डिवाइडेड बाई z, और आपने sec स्क्वायर y dy को dz प्रूफ किया था कि dz के इक्वल है, तो मैं उसके जगह dz लिखूंगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस है पहले, फिर देखिए नीचे 10x है तो 10x को तो मैंने t माना था तो नीचे t आ जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये sec स्क्वायर x dx लिखा है, sec स्क्वायर x dx जो है वो dt के इक्वल होता है, तो उसके जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं dz बाई z है तो dz बाई z का क्या हो जाएगा, log z, इंटीग्रेशन करेंगे तो log z आएगा, माइनस dt बाई t है, dt बाई t का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, log t आएगा, प्लस c लगाइए, ठीक है। ये जाएगा log z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू थी 10y, तो ये जाएगा log 10y इक्वल्स टू माइनस log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 10x, तो ये जाएगा log 10x फिर प्लस c, यही हमारा आंसर है। इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप का है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, dx वाले टर्म को उधर भेज देंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x dy इक्वल्स टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx, ठीक है। अरे भाई ये वाला टर्म जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इधर x वाले टर्म से इधर भी x वाले टर्म है, इस चीज को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, डिवाइड में चला जाएगा बेचारा, हो जाएगा dy इक्वल्स टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x और इधर dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आपको सोचना है, नीचे वाले को जरा t मानिए, देखिए होता है क्या। तो मैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e x ही रहेगा, इसका करेंगे तो e का पावर माइनस x आएगा, लेकिन क्योंकि x के बगल में माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। और साथ में dx चिपक जाएगा, t का करेंगे तो dt हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो फिर आपको टफ तो लगेगा ही, है ना। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले के जगह अब मैं dt लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज अब dt के इक्वल हो चुकी है, तो ऊपर सीधे सीधे dt लिखूंगा डिवाइडेड बाई, और आप ये भी देख सकते हैं इस चीज को मैंने t माना था तो उसके जगह मैं t लिखूंगा, तो यहाँ t आएगा, है ना। तो ये जाएगा y इक्वल्स टू dt बाई t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस c भी लगा दीजिएगा,
की जगह y इक्वल्स टू लॉग t की जगह रखिए जो भी आपने माना था e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है बुक से तो कोई जरूरत नहीं है मैच कराने की, ये जो आंसर है वो 100% सही है। ठीक है, आपके बुक में बस इसी चीज को और सॉल्व कर दिया है। अब 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, dy by dx इज इक्वल टू दिस है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा dx, है ना। जब ये dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर ऐसा आ जाएगा। अब क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जैसा है, मतलब x के टर्म में है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमें इस साइड लाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, डिवाइड में आ जाएगा और क्या, ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से मिलेगा हमें, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना, dx। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ, इस चीज को मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे। मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऊपर dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, इधर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस c लगा दीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज है वो इसके तरह दिख रही है ना, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ a जो है 1 है तो 1 बाई 1 टेन इनवर्स y बाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, ये क्या आएगा फाइनली, टेन इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो हमें सोल्यूशन मिलता है जिसमें y होता है, x होता है और c होता है, इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन। और जब आप c की कोई वैल्यू रख देते हैं इस c के जगह, जैसे c की जगह सपोज करिए 1 रख दिया आपने, जब आप इस c की जगह कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू रख देंगे तो फिर उसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे भी, फिलहाल ऐसा याद रखिएगा जिसमें c होता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें c नहीं होता है उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखिए, ये इजी है, आप सिंपली इस चीज को उधर भेज दीजिएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ y log y dx इक्वल्स टू x dy, है ना। अरे भाई ये चीज जब उधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है वो y वाला टर्म है, ये वाला टर्म x वाला टर्म है, तो इस x को इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में चलाएगा, इस चीज को उधर लेके जाएंगे, ये भी डिवाइड में चलाएगा, तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई एक्स इक्वल्स टू dy बाई y log y, ऐसा हो जाएगा। ये जो चीज है वो डिवाइड में चली आएगी, ये जो x है वो भी डिवाइड में चला आएगा जब इधर उधर जाएंगे तो। अब क्या, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेट करिए, तो 1 बाई एक्स का तो इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, 1 बाई एक्स का तो log x होता है, इधर आ जाएगा log x प्लस c इक्वल्स टू, अब इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन तो हम लोग इधर भी करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो नॉर्मल 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, तो हम लोग पता क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, मैं log y को t मान ले रहा हूँ, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y होगा, एक साथ में dy भी आ जाएगा इक्वल्स टू t का तो dt हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, dy बाई y लिखा है, यहाँ पे भी तो dy बाई y है, तो इस dy बाई y की जगह में dt लिख सकता हूँ, यही फायदा है। तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो dy बाई y है इसकी जगह क्या जाएगा dt डिवाइडेड बाई log y की जगह क्या जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनली, log x प्लस c इक्वल्स टू dt बाई t का क्या होता है, log t होता है। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जाएगा log x प्लस c इक्वल्स टू log t की जो वैल्यू है वो थी log y, तो मैं यहाँ पे log y लिख दूंगा। ठीक है, प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कांस्टेंट लगा चुका है।
ठीक है, यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट लगा दिया है तो वापस यहाँ पे भी प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए एक ही कांस्टेंट आता भी है। ठीक, अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है तो बहुत ईजी है, dx को उधर भेज दीजिए। ठीक है, सबसे पहला तो काम यही होगा, हम लोग dx को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो x का पावर 5 dy इक्वल्स टू माइनस y का पावर 5 dx हो जाएगा। अब इस x वाले टर्म को उधर लेके आ जाएंगे, इस y वाले टर्म को उधर लेके आ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा dy बाई y का पावर 5 इक्वल्स टू माइनस dx बाई x का पावर 5, है ना। जब ये वाली चीज इधर आएगी तो ऐसे आ जाएगा, ये वाली चीज उधर जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, तो ये y का पावर 5 ऊपर जाएगा तो y का पावर माइनस 5 हो जाएगा, dy इक्वल्स टू माइनस, जब x का पावर 5 ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस 5 हो जाएगा, dx y के पावर माइनस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो y का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 आएगा, इक्वल्स टू x के पावर माइनस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 आएगा, प्लस c, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस y का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू x का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। आंसर 100% सही है। 9th वाला क्वेश्चन देखिएगा, हमें dy बाई dx इक्वल्स टू गिवन है साइन इनवर्स x, dx को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, ये तो इजी है, ये मिलेगा dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx मिलेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ तो 1 लिख के डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो 1 का हो जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेट कैसे करें आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बताया है x की जगह साइन साइन थीटा रख दीजिए। ठीक है, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे dx आएगा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा आएगा, साथ में d थीटा। तो यहाँ पे रखेंगे पहले साइन इनवर्स, x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, dx की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा d थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो ये जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा cos थीटा d थीटा, है ना, तो जाएगा y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग आइलेट लगाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आइलेट में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, थीटा को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेकंड वाले को यानी cos थीटा को, माइनस, अब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी डी बाई डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना इस थीटा को, तो हमें डिफरेंशिएट थीटा को करना है और फिर वापस से इंटीग्रेट करते हैं cos थीटा को डी थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे आता है पूरा। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने पिछले लेक्चर्स सही से नहीं देखे हैं। y इक्वल्स टू थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, माइनस ये जाएगा इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक खत्म हो जाएगा, cos थीटा का sin थीटा होता है d थीटा, ये मिलेगा y इक्वल्स टू थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा प्लस c, ये y इक्वल्स टू जाएगा थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस c। अब आप यहाँ चाहें तो थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू ये जब साइन जाएगा तो उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, या फिर आप यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। बस बता दीजिएगा कि जो x है वो साइन थीटा के इक्वल है, ऐसे लिख दीजिएगा वेयर x इक्वल्स टू साइन थीटा, इसे वेयर का साइन कहते हैं, WHERE वेयर का साइन होता है। मैथ में पूरा वेयर नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो वेयर x इक्वल्स टू साइन थीटा ऐसे बता देंगे तो आप इस थीटा की जगह कुछ पुट ना करिएगा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस हाँ ये लिख दीजिएगा कि x जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, इसे हमें सॉल्व करना है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को ऑब्वियस सी बात है उधर भेज देंगे बेचारे सब, या फिर एक काम करिए इस चीज को भेजिए, ये छोटा है ना, इस चीज को उधर भेज दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर x 10y, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस e का पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल्स टू माइनस e का पावर x 10y। ठीक है, साथ में dx है, मतलब आपने क्या किया, इस चीज को इधर लाया है तो माइनस में चलाएगा। ठीक है,
तो इस चीज को आपको उधर भेजना पड़ेगा और इस tan y को नीचे लेके आना पड़ेगा, है ना। ठीक है, आ जाएगा, बताइए। ये जाएगा 1 माइनस ई का पावर x, ठीक है, सॉरी 1 माइनस ई का पावर x तो हट जाएगा ना, हमें मिलेगा सेक स्क्वायर y, ठीक है, सेक स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाई tan y आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस ई का पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई का पावर x, ठीक है, और dx। क्या आपको बात समझ आई? मैंने क्या किया है, इस चीज को उधर भेजा है तो डिवाइड में चला आया, इस चीज को इधर भेजा है तो ये भी डिवाइड में चला आया, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, काम खत्म। तो बस आपको इंटीग्रेट करने आना चाहिए। इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं tan y को हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे, इसको भी कुछ सपोज कर लेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। एक काम करिए, इस माइनस को अंदर ही रहने दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। देखते हैं क्या फायदा मिलेगा। tan y को मैं z मान रहा हूँ और 1 माइनस ई के पावर x को मैं t मान रहा हूँ, मतलब इस नीचे वाले को मैं z मान रहा हूँ, इस नीचे वाले को मैं t मान रहा हूँ। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा tan y का सेक स्क्वायर y, साथ में dy, इधर dz। 1 माइनस 1 का तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, e के पावर x का करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा, साथ में dx आएगा और इधर dt हो जाएगा, है ना। ये हमें मिलेगा फाइनली इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर dy की जगह है dz, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे dz डिवाइडेड बाई tan y की जगह क्या है, tan y की जगह z है तो नीचे आ जाएगा z, नीचे आ जाएगा z, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर x dx की जगह आप dt लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई t, ठीक है, नीचे तो t ही रहेगा ना। तो dz बाई z का इंटीग्रेशन log z होता है, इक्वल्स टू dt बाई t का log t होता है, प्लस c लगाइए, z की वैल्यू पुट कर दीजिए, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू tan y थी, ठीक है, z की वैल्यू क्या थी tan y, इक्वल्स टू log t की वैल्यू क्या थी, e का पावर सॉरी 1 माइनस ई का पावर x ना, 1 माइनस ई का पावर x प्लस c। आपका आंसर तैयार है। बुक से मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 100% आंसर करेक्ट है, एक नंबर नहीं कोई काटेगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, ये है हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे, अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। हमें ये जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा गिवन है, ये अगर कंडीशन नहीं दी होती तो हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, वो आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा ऐसा क्यों है। देखिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग पहले इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पहला स्टेप तो यही होता है। तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, dx लिख देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म x वाला है तो इसको x वाले के पास जाना चाहिए था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है, इधर 1 लिखेंगे, 1 का तो आप जानते हैं y होता है, इक्वल्स टू। अब एक काम करिए, नीचे वाले को t मानिए, देखते हैं होता है क्या। जब आप इस चीज को t मानेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप मान के देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, कई लोग कहेंगे कि मान के देखिए तो सही। ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt, सॉरी dx dt क्यों, t मानना था ना। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x आएगा, x को करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो आप दो देख सकते हैं ये जो चीज आ रही है वो इसके तरह थोड़ी दिख रही है ना, तो कोई फायदा है नहीं मानने का, तो करें क्या भाई। आप इस चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, अगर नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रखा है, ठीक है। इस चीज को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, फैक्टराइजेशन नहीं सिखाऊं, फैक्टराइजेशन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है, और इधर मिलेगा हमें dx। अब आप जानते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे ही हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना था, तो कैसे बदलेंगे देखिएगा। मैं नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला टर्म है जो यहाँ पे लिखा है। अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है
तो ऊपर ax प्लस बी आता है। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये वाला जो है पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का रहता है तो सिर्फ एक कांस्टेंट c आता है। अब आप जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ax प्लस बी और x प्लस 1 हो जाता है, प्लस c, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई, दोनों डिवाइड में आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या होगा, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही मिलेगा। अब हम लोग पता क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, पहले मैं x की जगह -1 रखूंगा, इससे फायदा कि देखिएगा क्या होगा, ये टर्म 2 आ जाएगा प्लस ये टर्म -1 आ जाएगा इक्वल्स टू, जब आप इस x के जगह -1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा c, -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे 1 इक्वल्स टू 2c आएगा, c की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस c के जगह 1/2 रखूंगा तो कैसा दिखेगा, 1/2 रखूंगा तो ऐसे दिखेगा ना 1/2, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालना बाकी है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था। अब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये टर्म खत्म हो जाएगा, b मिलेगा, ये टर्म में सिर्फ 1 बचेगा, प्लस c की वैल्यू हाफ थी, ठीक है, यहाँ 0 रखेंगे तो मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1, यहाँ से 0 इक्वल्स टू बी प्लस हाफ आएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -हाफ, b की वैल्यू -हाफ आ चुकी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ b की वैल्यू -हाफ आई है। अब a की वैल्यू निकालना बाकी है, a की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह मैं 1 रख दूंगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे 3 आएगा, x इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू -हाफ थी, ठीक है, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू हाफ थी, ये 1 का स्क्वायर और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा 3 इक्वल्स टू a -हाफ इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 जब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 इक्वल्स टू 2a -1 और यहाँ प्लस 1, ये कट जाएगा, a की वैल्यू 3/2 मिलेगी, करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा है तो, a की वैल्यू 3/2 मिलेगी मुझे, ठीक। अब इन सब चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इन सब वैल्यूज को रखूंगा, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये इस a की जगह मैं रखूंगा क्या, 3/2 x प्लस b की जगह हाफ, वो भी माइनस में तो इसलिए माइनस, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस हाफ x प्लस 1, ठीक, दिया जाएगा 3x -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस हाफ x प्लस 1, ओके। अब पता क्या करूंगा, इस चीज को थोड़ा सा और सेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग अब इस चीज को इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इसको तो आप बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बता रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3x/2 x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या किया, सेपरेट किया, इस 3x को अलग कर लिया, इस -1 को अलग कर लिया, ठीक है, तो नीचे वाला तो दोनों के पास ही जाएगा। अब देखिएगा मैं इस 3 को थोड़ा और 2 को बाहर लिख रहा हूँ, 3/2, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ना यहाँ पे 2 आए, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, तो मैं यहाँ पे 2 लाना चाहता हूँ तो फिर नीचे भी मुझे 2 लाना पड़ेगा, तो ये फाइनली मिलेगा 3/4 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ x प्लस 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ जरा सोचिए ना, इसको तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको भी आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको t मानना पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर को जब t मानेंगे तो 2x आएगा, 2x dx, इसीलिए मैं 2 लाना चाहता था ऊपर, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग इस पूरे की जगह ये चीज लिखेंगे, इस पूरे की जगह ये चीज लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मुझे याद है आप लोगों ने नोट किया होगा तो हमें मालूम है किसे क्या लिखना है, ये जगह इंटीग्रेशन मैं लिखूंगा 3/4
2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 ना dx इधर y। ओके, तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। y इक्वल्स टू ये 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मिलेगा क्या, y इक्वल्स टू 3/4 इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx माइनस इस 1/2 को भी बाहर निकाल लेंगे, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर लिख दूंगा dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ और 1/x प्लस 1 dx, ठीक है, मैंने यहां से भी 1/2 बाहर निकाला है। क्या आपको बात समझ आई? अब देखिएगा ये जगह y इक्वल्स टू 3/4। अब एक चीज देखिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, 1 को करेंगे 0 आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जस्ट इसके ऊपर गिवन है। तो जब भी इस तरह का इंटीग्रल होता है आप सिंपल लॉग लिखिए और जो भी नीचे वाली चीज थी उसे लिख दीजिए लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा। टी मानने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे तो टी मान सकते हैं, इसको टी मानिएगा उसके बाद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक ट्रिक याद रखिए, क्योंकि अब तक आपने बहुत इंटीग्रेशन किया होगा, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहता है तो चुपचाप लॉग लगाइए और जो भी नीचे रहे उसे लिख दीजिए, ठीक है, माइनस हाफ। अब आप देख सकते हैं ये तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप है, इसका क्या होता है 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स x/1 आता है, प्लस हाफ है, और क्योंकि यहाँ पे 1/x प्लस 1 है तो इसका क्या आएगा log x प्लस 1 आएगा, log x प्लस 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x प्लस 1, है ना, ये हमें मिलेगा। अभी हमें आंसर नहीं मिला है, पहले आप वीडियो पॉज करिए और ये चीज लिखिए। अभी इसमें प्लस सी भी लगाना भूल गया मैं, प्लस सी लगाएंगे ना हम लोग, यहाँ पे भी प्लस सी लगाइएगा। ये जो हमें मिला है इसे हम लोग जनरल सोल्यूशन कहते हैं, हमें फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन करना था। तो वीडियो पॉज करिए और फटाफट यहाँ तक पहले नोट करिए। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमें यही जनरल सोल्यूशन मिला था। तो क्वेश्चन बोला y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। रख के देखते हैं, y की जगह 1 रख रहे हैं, प्लस टू 3/4 log x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे तो हमें सिर्फ 1 मिलेगा, ये log 1 हो जाएगा, है ना, माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस हाफ log, यहाँ पे जब x की जगह 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस c, ये 1 इक्वल्स टू, अब जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म, ये भी पूरा का पूरा टर्म खत्म और ये भी पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि सब 0 हो जाएंगे, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, सिर्फ c बचेगा। तो आपको मालूम क्या चला जब आपने ये y और ये x की वैल्यू रखी, तो जब आपको ये मालूम चला कि c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, तो आपका सोल्यूशन ये आया था। अगर आप इस सोल्यूशन में c की जगह 1 रख दें, यही पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा होगा चिंता न करिए, मैं आपके आंसर को बुक से एकदम मैच करा सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना फालतू का एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये आंसर लिखेंगे आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन 100 नंबर का होगा तो हम लोग 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है क्योंकि हमें y और x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इन वैल्यूज की मदद से हम लोग कांस्टेंट c फाइंड करेंगे और जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा ना, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस dx को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बताइए क्या मिलेगा। हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 dy इक्वल्स टू dx मिलेगा। अब क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ x ही है, तो इस पूरे के पूरे टर्म को मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ, तो बेचारा डिवाइड में चले आएंगे सर। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा dy इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों ही साइड, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x, और आप इस x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो dy का आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देंगे। इधर इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप पार्शियल मेथड लगा लीजिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पे पार्शियल मेथड का स्टेप लिख दे रहा हूँ, लेकिन सिखाऊंगा नहीं कि कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना, a बाई एक्स बी बाई एक्स प्लस 1 सी बाई एक्स माइनस 1। तो इस a में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इस b में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इस c में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा। ये से और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद हमें ये मिलेगा। अगर आपको a b c की वैल्यू निकालनी है तो पहले x की जगह 0 पुट करिए। जैसे ही 0 पुट करेंगे ये टर्म और ये टर्म खल्लास खत्म, और तब आपको ये वैल्यू मिलेगी, फिर यहाँ से a की वैल्यू माइनस होने जाएगी। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी, मिल भी गई है हाफ। और जब -1 पुट करेंगे x की जगह तो ये टर्म चला जाएगा, ये भी टर्म चला जाएगा, b मिलेगा, b की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो जब हम लोग a b c की वैल्यू रखेंगे, देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि अब मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ तो मैं सीधे ये लिखूंगा, है ना। a बाई एक्स है, a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू -1 आई थी, तो हमें मिलेगा -1 बाई एक्स प्लस, आप ही सोचिए इस b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह तो हम लोग -1 रखेंगे, है ना, a की जगह -1 रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह रखेंगे 1/2, क्योंकि b की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 आई थी। और c की जगह क्या रखेंगे, c की जगह भी 1/2 रखेंगे, तो ये 1/2 इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, है ना, और यहाँ पे dx। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ब्रेक किया है। तो फटाफट वीडियो पॉज करिए और इस मेथड को नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है ना तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, है ना। आप देख सकते हैं इस वाले में से मैंने माइनस बाहर निकाला है और 1/x को लिख दिया इंटीग्रेट, फिर 1/2 को मैंने बाहर निकाला है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिख दिया है, इसमें से भी 1/2 मैंने बाहर निकाला है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिख दिया है। अब तो आसान हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इसी के जैसा होगा या फिर कहीं इसके जैसा होगा। तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स है, सॉरी -1/x है, तो ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस हाफ, ये log x प्लस 1 हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस हाफ 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 होगा, है ना। ठीक है, तो प्लस सी भी लगा देंगे ताकि हम लोग अच्छे से आंसर निकाल सकें। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना होगा ताकि हम लोग c की वैल्यू को फाइंड कर सकें। देखिएगा कैसे करेंगे c की वैल्यू को फाइंड। तो क्योंकि मुझे गिवन है y बराबर 0, तो मैं इस y के जगह 0 पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं y के जगह 0 पुट कर रहा हूँ इक्वल्स टू माइनस लॉग x है, तो माइनस लॉग 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है, तो इस x की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, और ये हाफ लॉग 2 प्लस 1 क्या जाएगा, पहले तो हाफ आएगा और 2 प्लस 1 क्या जाएगा, 3 हो जाएगा, तो log 3। ठीक, प्लस हाफ x माइनस 1 है तो ये जाएगा हाफ लॉग 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस c, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, log 1 0 होता है, और माइनस log 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस log 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 log 3, 1/2 log 3। ठीक है, प्लस c 1/2 log 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, देखिएगा ये जाएगा माइनस हाफ log 3। ठीक है, इक्वल्स टू c। इसे चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं log 2 माइनस log, ये जब हाफ अंदर जाएगा तो 3 के ऊपर रूट लग जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो अगर इतने पे भी लिख के छोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये जो c की वैल्यू आई है ये आप इस c के जगह रिप्लेस कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू ये रख दीजिएगा,
तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। सही होगा आंसर लेकिन मैच नहीं करेगा बस। तो जाएगा log 2/√3, ठीक है। ये हमें मिली c की वैल्यू, हमें क्या मिली log 2/√3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। मैं इस c की जगह पुट कर दूंगा क्या, log 2/√3, ठीक है। तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करिए यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में इस c को मिटाऊंगा, और लिखूंगा क्या, log 2/√3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे पहले जो मैंने y की वैल्यू निकाली थी वो जनरल सोल्यूशन था। जैसे मैंने यहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर दिया ये वाली, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया है ना, क्योंकि c की पर्टिकुलर वैल्यू को रखने पे मिला है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है। हो सकता है आपका ये जो आंसर आया है वो आपके एनसीईआरटी बुक से मैच ना करे, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 100% आंसर सही है, ठीक है। इसलिए सही है क्योंकि आपके बुक में ना इसी चीज को और सॉल्व कर दिया है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है ना, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर हूबहू बुक से मैच करेगा, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग 13th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13th क्वेश्चन देखिए एकदम हलवा है, आपको देखने में डर लग रहा होगा कि cos के अंदर dy/dx है तो dx को इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें, आपके मन में आ रहा होगा, मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन है बहुत इजी। आप ये सोचिए ना कि मैं इस cos को क्या उस साइड भेज सकता हूँ, इस cos को मैं क्या इस साइड भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता है। तो जैसे ही मैं भेजूंगा तो मुझे मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू cos इनवर्स a, है ना। और a तो कांस्टेंट है तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा। अब एक काम करिए, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें मिलेगा dy बराबर cos इनवर्स a dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन y होता है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, इस इंटीग्रेशन में आप गलती से इसका इंटीग्रेशन मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर x है ही नहीं, और जिसके अंदर x नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो cos इनवर्स a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमें सिर्फ dx का करना पड़ेगा, dx मतलब 1 dx, ठीक है। तो ये जाएगा cos इनवर्स a 1 dx का करेंगे तो x आएगा, प्लस c लगा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन है। हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है क्योंकि y की वैल्यू गिवन है 1, तो इस y की जगह 1 रख देंगे इक्वल्स टू cos इनवर्स a इंटू x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो x की जगह 0 रख देंगे प्लस c। यहाँ से 1 इक्वल्स टू, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, c मिलेगा 1, तो c की वैल्यू आ गई 1, तो ये जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स a मल्टीप्लाई बाई x प्लस c की जगह 1 रख देंगे और हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल के तैयार हो जाएगा। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, dy/dx इक्वल्स टू दिस, y दिया है x दिया है, फिर से हमको c निकालना पड़ेगा। पहले y की वैल्यू तो निकालना है, तो dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू y tan x मल्टीप्लाई बाई dx। अब दिक्कत क्या है कि tan x तो x के साइड है, लेकिन ये y dy के साइड नहीं है, तो इस y को इधर लेके आएंगे, बेचारा डिवाइड में चला आएगा, तो हमें मिलेगा dy बाई y इक्वल्स टू tan x dx, ठीक है। दोनों ही साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dy बाई y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y होगा, इक्वल्स टू tan x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस log cos x होता है प्लस c, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 पुट करिए, ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा log 1 इक्वल्स टू माइनस log cos x की जगह 0 पुट करना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होती है माइनस log cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस c, 0 माइनस log 1 ये भी 0 हो जाएगा प्लस c, c की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी c लिखना ही नहीं है क्योंकि c की वैल्यू 0 है। तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा log y इक्वल्स टू माइनस log cos x, ठीक है। ये हमारा आंसर जो है 100% करेक्ट है। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमें एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है सॉल्व करना। आप जानते हैं y डैश मतलब क्या होता है, y डैश मतलब होता है dy/dx, ठीक है। अब क्या गिवन है, e का पावर x sin x, ठीक है। तो ये dx इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें dy इक्वल्स टू e का पावर x sin x dx, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर का साइन लगा देंगे,
तो देखिए dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये आइलेट से सॉल्व होगा तो ये फर्स्ट फंक्शन साइन वाला और ये e का पावर x वाला सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दूसरे वाले यानी e का पावर x को, ठीक है, माइनस, अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x आएगा, ठीक है, और e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है, बात सही कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उससे पहले ये जरूरी है करना, अगर मैं इधर इंटीग्रेट करता y आता और मैं इधर इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ अभी नहीं, बाद में करूंगा, ठीक है, ये हो जाता e का पावर x साइन x। ऐसा करना जरूरी है, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, मैंने इधर इंटीग्रेशन किया है, इधर नहीं किया, इधर अभी रोके रखा। अब ये y की वैल्यू यहाँ लिखी, अब इसको वापस इंटीग्रेट किया हूँ आइलेट लगा के, तो ऐसा बना है, ठीक है, जो कि पहले भी यही बनना चाहिए था। तो ये जाता y इक्वल्स टू साइन x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, माइनस कॉस, पहले e का पावर x लिख देते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, cos x dx। सेम चीज फिर से, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो जाएगा y इक्वल्स टू e का पावर x साइन x माइनस, फर्स्ट वाले को बाहर लिखते हैं, cos x को बाहर लिखेंगे, सेकंड वाले यानी e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे dx, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, माइनस, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे dx, ठीक है। ये तो नॉर्मली मैंने सिखाया भी था आपको कैसे किया जाता है सब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जाएगा y इक्वल्स टू e का पावर x साइन x माइनस, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा cos x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आगे वाला माइनस उसे वापस माइनस बना देगा, और साइन x e का पावर x, ठीक है, यानी e का पावर x साइन x, ये भी इंटीग्रेशन के अंदर फंसे रहेंगे dx। आप देख रहे हैं ना, ये वाला भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, इसको इंटीग्रेट किए हैं तो ये आया है, साइन x तो अंदर रहेगा ही ना, तो ये चीज की वैल्यू हमने y मानी थी या आई थी, एक ही बात है। आप देख सकते हैं इस चीज की जगह मैं वापस y लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह y लिख देंगे तो इंटीग्रेट करने की वापस जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसे कहते हैं रिपीटेटिव इंटीग्रेशन। तो जाएगा e का पावर साइन x माइनस e का पावर cos x माइनस y प्लस c लगा दीजिए, माइनस y इधर आएगा तो 2y हो जाएगा इक्वल्स टू e का पावर x साइन x माइनस cos x, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने e के पावर x को प्लस c। अब हमें गिवन ये है, ये जो कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है, मतलब ये वाला 0 एक्चुअली x की वैल्यू है, ये वाला 0 मतलब y की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें 0 पुट करूंगा y की जगह तो 0 हो जाएगा, इसमें x की जगह 0 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, साइन x में अगर x की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस cos x में 0 x की जगह 0 पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिएगा 1 आएगी। अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस वाले c की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू e का पावर x साइन x माइनस cos x, साइन x माइनस cos x प्लस 1, जो कि हमारा आंसर 100% सही है, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, ये पॉइंट रख के c की वैल्यू निकालेंगे तो कर्व मिल जाएगा, ठीक है, यही मेथड है। तो पहले y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये वाला, तो इस dx को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें मिलेगा एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और y प्लस 2 dx, ठीक है, इसमें y dy नीचे आ जाएगा y प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू dx, सॉरी dx नहीं, पहले x प्लस 2 लिखा हूं मैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x, यहाँ dx। अब देख रहे हैं क्या हुआ है, मैंने इस x को नीचे भेज दिया, इस y प्लस 2 को नीचे भेज दिया, ठीक है, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं, आप देख सकते हैं, ये y भी अपनी जगह ही है, इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हमें मिलेगा। ध्यान से देखिए कैसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ y है ना, सिर्फ मैं एक बार प्लस 2 कर रहा हूँ, एक बार माइनस 2 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा करने पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये y है, मैंने एक बार 2 जोड़ा है, एक बार 2 घटा दिया है, ठीक है, ऐसा करने का भी आपको फायदा दिख जाएगा। यहाँ dy लिखिए इक्वल्स टू
और इस वाले में मैं इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट कर लूंगा। सेपरेट मतलब x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, ये x x कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले में भी मैं सेपरेट करूंगा, y प्लस 2 को अलग करूंगा, तो ये y प्लस 2 और माइनस 2 अलग, दोनों के नीचे y प्लस 2 आ जाएगा, इधर भी y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स, ये बचेगा। तो फायदा क्या हुआ सेपरेट करने का, जैसे ही मैंने इसको अलग किया, इसको अलग किया, अब आसानी से ये जो है ना, ये जो है कट होके 1 हो जाएगा। सही बात है, ये कट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं y होगा, माइनस ये 2 बाहर रहेगा, और क्योंकि नीचे y प्लस 2 है तो 1 बाई वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन log y प्लस 2 होगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस 2 बाहर रखेंगे और 1 बाई एक्स है तो इसका हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस c। उम्मीद करता हूँ अब तक आप डायरेक्ट करना सीख गए होंगे। 1 का इंटीग्रेशन y, 2 को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, 2 हट जाता तो 1 बचता, 1 बाई वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन ये होता है। 1 का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर रहा, जैसे 2 बाहर रखेंगे 1 बाई एक्स बचेगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा, प्लस c तो लगाएंगे ही। अब ये जो आया है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 1 और -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 1 है, ये x की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है इसको y मानेंगे। ठीक है, मानते ही हैं। तो दिख रहा है y है तो y की जगह -1 रखेंगे, -2 log, इस y की जगह माइनस रखेंगे तो -1 प्लस 2 इक्वल्स टू, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 log 1 प्लस c, है ना। ये -1, ये चीज 0 हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि log के अंदर 1 आएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस ये चीज भी 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। ठीक है, c की वैल्यू आ चुकी है तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, पहले y लिखेंगे, y -2 log y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 log x। ठीक है, और -2, आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके बुक की तरह मैच करेगा, लेकिन आप ही सोचिए इसको सिंप्लीफाई करने में कहीं गलती हो गई बोर्ड में तो फिर उस पर नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक लिख के आएंगे और आप श्योर हैं कि इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, तो यहीं पे लिख के छोड़ दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको लॉग की प्रॉपर्टी मालूम हो। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को नहीं मालूम होती है लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि आई थिंक लॉग की प्रॉपर्टी ना तो 11th में है ना ही 12th में है, इसीलिए लॉग की प्रॉपर्टी उनको मालूम नहीं होती है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है लॉगरिथम के ऊपर। ठीक है, वहां से आप लॉग को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे और फिर आगे इसे सिंप्लीफाई भी कर पाएंगे। अब देखिएगा 17th क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस। तो किस पॉइंट से हमारा कर्व पास कर रहा है, हमारा जो पॉइंट है वो है 0, -2। इसे x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे y कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका कर्व है उसके ऊपर स्लोप जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है। अब मुझे एक बात बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था dy बाई dx होता है। जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx होता है। तो क्वेश्चन में बोला है ना, प्रोडक्ट करिए स्लोप का और y कोऑर्डिनेट का। ठीक है, हमें प्रोडक्ट किसका करना है? स्लोप का प्रोडक्ट करना है y कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, कह रहा है ये इक्वल होगा, लगा देते हैं इक्वल, इक्वल होगा लगाया हुआ है, इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट के। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ। क्या आपको बात समझ? स्लोप का प्रोडक्ट y के साथ, क्वेश्चन बोला ना द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट, यानी स्लोप और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? dy बाई dx होता है। y कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? y कोऑर्डिनेट है -2, तो इंटू -2 इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप देख सकते हैं स्लोप की जगह मैं लिखूंगा dy बाई dx, क्योंकि स्लोप dy बाई dx के इक्वल होता है, इंटू y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो dx को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह y dy इक्वल्स टू x dx। सही बात है। आप क्या करेंगे? इस dx को इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, x dx हो जाएगा, ये y dy हो जाएगा, y dy, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो y का पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x का पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c लगाइए। ठीक है, तो
अब आप जानते हैं ये जो 0 है वो x की वैल्यू है, ये जो -2 है वो y की वैल्यू है, तो y की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सॉरी इक्वल्स टू x की जगह 0, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालीजिएगा 2 आएगी। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, इस चीज को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो सोचिए फिर क्या होगा बोर्ड में। तो c की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ठीक है, और ये आपका आंसर 100% सही है। चाहे तो आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस चीज को इधर ले आके 2 को वापस 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जब इधर आएगी तो माइनस में जाएगी, ये 2 इस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बोनस नंबर थोड़ी ना मिलेगा एक्स्ट्रा। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट इट गिवन दैट इट पासेस थ्रू दिस। तो इस बार हमें दिया ये है ना, हमें दिया क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें दिया है कि जो कर्व है हमारा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, हमारा जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और हमें क्या गिवन है कि जो स्लोप है, जो स्लोप है, ठीक है, किसका, कर्व का, स्लोप ऑफ कर्व, क्योंकि यहाँ पे 2 बार स्लोप आएगा, जो स्लोप है कर्व का वो ट्वाइस है, इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, किसके ट्वाइस है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही नहीं, ये क्वेश्चन से मैंने लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोला था, जो स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ कर्व, क्योंकि टेंजेंट आप कर्व पे ही ड्रॉ करते हैं, है ना, तो जो स्लोप है कर्व का वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। जब भी इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आए आपको इस तरह से कन्वर्ट करने आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व तो आप जानते ही हैं dy बाई dx होता है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बोला है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, जो हमारा लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, -4, -3। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक है, तो y तो वेरिएबल होता है, माइनस y1 मतलब -3, यहाँ पे -3 आएगा, इक्वल्स टू m। ठीक है, हमें स्लोप तो नहीं मालूम है। अब देखिए हम लोग लाइन सेगमेंट का स्लोप कैसे निकालें, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अनुसार जो लाइन सेगमेंट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये x, y है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, x, y है, और कौन सा पॉइंट, 4, -3, यानी जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो x, y यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारा कर्व रहा होगा। ठीक है, सपोज करते हैं ये कर्व है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है -4, -3। ठीक, बात आपको समझ आई। तो इस लाइन सेगमेंट का क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, तो आप y1 को इसे समझ सकते हैं, दैट इज y, माइनस y2 को आप -3 समझ सकते हैं, डिवाइडेड बाई x1 को आप x समझ सकते हैं, और x2 को -4। ठीक है, ये आएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। क्या आपको बात समझ में आई कैसे मैंने लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाला है? आपने स्लोप का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, तो क्योंकि हमें गिवन था कि जो लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट इस पे जा रही थी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी लाइन सेगमेंट जा रही थी, तो 2 पॉइंट गिवन है तो हम लोग स्लोप निकाल ही सकते हैं। मैंने निकाला, ये आया। तो हमें ट्वाइस करना था स्लोप का, तो ट्वाइस ऑफ स्लोप मतलब 2 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। ठीक है, dx नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे बताइए, आप सिंपल एक काम करेंगे, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा dy इक्वल्स टू 2
वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप पता क्या करेंगे, इस y प्लस 3 को उस साइड लेकर जाएंगे तो बेचारा डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, तो जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ये 2 तो वहीं रहेगा, x प्लस 4 नीचे ही रहेगा, ये वाला बंदा नीचे चला आएगा। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ऐसे ऐसे, dy बाई y प्लस 3 का इंटीग्रेशन log y प्लस 3 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 बाहर कर लीजिए, 1 बाई एक्स प्लस 4 का क्या जाएगा, log x प्लस 4। ठीक, प्लस c लगाएंगे। अब इसी c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की मदद से c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यही तो कर्व है, इसी को कर्व कहेंगे। ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखी है तो वीडियो रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस हमें। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है, तो जाएगा log y की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 इक्वल्स टू 2 log x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 प्लस 4। ठीक है, प्लस c, तो जाएगा log 4 इक्वल्स टू 2 log 2। ठीक है, ये 2 अंदर जाता है तो पावर में लग जाता है, तो ये जाएगा log 4 इक्वल्स टू log 4 प्लस c, log 4 से log 4 कैंसिल, c की वैल्यू 0 आएगी, बस c को हटा देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। log y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 log x प्लस 4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब एक वॉल्यूम है स्फेरिकल बलून का, मतलब एक स्फेरिकल बलून है, इसको इन्फ्लेट यानी फुलाया जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है इसका कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक, कह रहा है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जब हमें इस वॉल्यूम के अंदर मुझे चेंज देखना होता है तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको वो सब चीजें नहीं समझ में आई हैं तो फिर आपको ये भी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dt हो जाएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और जब r क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर आएगा, और साथ में dr बाई dt आएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करना सिखाई थी। तो ये dv बाई dt क्या बता रहा है, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जो कि कांस्टेंट है, यानी ये dv बाई dt क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके जगह मैं k लिख दूंगा, k हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और dr बाई dt मिलेगा, इस dt को k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो k dt इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर dr आएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड ताकि हमें r की वैल्यू मिल सके, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो रहा है तो kt हो जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ठीक है, और प्लस c लगा देंगे। ठीक, और आपको मालूम था कि पहले जो रेडियस था वो 3 यूनिट था, मतलब टाइम जब 0 रहा होगा, ठीक है, तो रेडियस कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। इसी चीज का फायदा उठाएंगे, पहले t की जगह 0 पुट करेंगे, तो k मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 4 पाई, रेडियस की जगह मैं 3 रखूंगा, तो ये जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा, 4 पाई इंटू 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, 9 4 जा 36 पाई, वो भी माइनस में, c की वैल्यू आई -36 पाई। अभी हमें बस c की वैल्यू मिली है, हमें k की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और कंडीशन मालूम है। अब वो कंडीशन क्या है कि जब टाइम 3 सेकंड था तो रेडियस 6 यूनिट था, यानी जब टाइम की जगह आप 3 रखेंगे तो रेडियस की वैल्यू 6 होगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो k की वैल्यू तो नहीं पता,
टाइम की जगह 3 रखना है इक्वल्स टू 4 पाई, रेडियस की जगह 6 रखना है तो 6 का क्यूब 216 होता है डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी की जगह क्या रखेंगे -36 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, इतने बड़े तो हो गए हैं कि आप के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 84 पाई। के की वैल्यू क्या आएगी 84 पाई आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लीजिएगा 84 पाई आएगी। तो हमें क्या क्या, आप एक काम करिए फटाफट वीडियो पॉज करिए और इधर के पोर्शन को एटलीस्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर रहने भी दीजिए, क्या दिक्कत है। इस के की जगह मैं 84 पाई लिख रहा हूँ, 84 पाई टी इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 था, 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ठीक है, सी की जगह मैं लिख रहा हूँ -36 पाई, -36 पाई, -36 पाई को उधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 84 पाई टी प्लस 36 पाई इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो 84 और 36 में 4 तो कॉमन होगा ही, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप ही सोचिए 21 बचेगा, 21 पाई टी प्लस 4 9 36, तो 36 पाई। ठीक है, पाई भी कॉमन है, आप देख सकते हैं पाई भी क्या है कॉमन है, तो मैं पाई भी बाहर निकालूंगा और इधर क्या बच रहा था 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये 4 से ये 4 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा 21 टी प्लस 9 इक्वल्स टू आर क्यूब बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 63 टी प्लस 9 3 या 27 इक्वल्स टू आर क्यूब। यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी 63 टी प्लस 27 और इसका पावर 1/3, यही हमारा आंसर है। तो हमें वॉल्यूम पता होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मैंने लिखा। हमें गिवन था कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, इधर डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसके जगह कांस्टेंट के मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह के लिख देंगे और इसको सॉल्व करके ऐसे लिख देंगे, dt को k में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलेगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। अब अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है तो आपको कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला था कि इनिशियली यानी शुरू में मतलब क्या, जब टाइम 0 हो, इनिशियली रेडियस क्या था 3 था, यानी टाइम जब 0 था तब रेडियस 3 था, तो जब आपने ये कंडीशन इसके अंदर पुट किया तो आपको c की वैल्यू मिल गई। फिर क्वेश्चन में बोला था 3 सेकंड बाद यानी टाइम 3 हो गया तो रेडियस 6 हो गया, तो ये कंडीशन आपने यूज की तो k की वैल्यू मिल गई और आपने फिर इसी में k और c की वैल्यू पुट किया तो आपको r की वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब देखिए 20th क्वेश्चन है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है यानी बदल रहा है प्रिंसिपल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या dp बाई dt, इसी को ही कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो बढ़ रहा है यानी चेंज तो हो रहा है यानी dp बाई dt। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि किस रेट से चेंज हो रहा है, r% रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये जो इक्वल होगा r% ऑफ p के। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल में r% से अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, बात समझिएगा मेरी, क्वेश्चन में बोला प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dp बाई dt, ठीक है, इक्वल्स टू कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है r%, तो खाली r% नहीं लिखेंगे ना, जैसे आप बैंक में 10,000 रुपया जमा करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं भैया 4% से आपका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, तो 4% किसका, 4% किसका, जो आपने जमा किया था 10,000, और जो जमा करते हैं उसे ही प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, तो आपने p अमाउंट जमा किया था वो r% से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यानी dp बाई dt है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि ये सब चीजें 8th 7th क्लास में सिखाई जाती हैं, SSC बोर्ड में अगर आप हैं तो ये 10th या 9th में भी मिलेगा। ठीक है, तो dp बाई dt इक्वल्स टू r% मतलब r बाई 100 होता है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ठीक है, इंटू p हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इस dt को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस p को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, पहले dt मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा rp dt बाई 100। ठीक है, आप जान रहे हैं ये जो p है वो तो dp के साइड होना चाहिए था। ठीक है,
तो ये डी पी बाई पी हो जाएगा इक्वल्स टू आर डी टी बाई 100। दोनों साइड इंटीग्रेट साइन लगाएंगे, डी पी बाई पी का क्या हो जाएगा लॉग पी, और यहाँ पे आर और 100 कांस्टेंट है तो आर बाई 100 बाहर, इंटीग्रेशन डी टी का करना है तो यह था लॉग पी इक्वल्स टू आर बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो आता ही। क्वेश्चन में बोला है, हमें आगे दिया है आर जो है ना, हमें आर की वैल्यू को निकालना है। 100 रुपीज 100 जो है वो डबल हो रहा है इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो हमें अगर ये इक्वेशन मिला है, अब हमें यहाँ से ये सोचना होगा कि हमें सी पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना सी निकाले काम बनेगा नहीं। तो आप ही ये सोचिए ना, जैसे आप बैंक में पैसा कुछ समय के लिए रखते हैं तब ना पैसा बढ़ता है, तो अगर आप ये सोचिए टाइम 0 होता, तो अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, यानी प्रिंसिपल 100 रुपया डाला है बैंक में, और टाइम 0 है, तो ये पैसा बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो आप प्रिंसिपल 100 ले लीजिए, लॉग 100 हो जाएगा इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाई टी की जगह तो 0 लेंगे डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी, ये लॉग 100 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सी आएगा, तो सी की वैल्यू हमें क्या मिली लॉग 100। ठीक है, क्या आपको बात समझ आई? अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि जो आपने 100 रुपया डाला था वो डबल हो जा रहा है, ठीक है, 10 साल बाद। तो डबल हो जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा आप बताइए? तो प्रिंसिपल डबल मतलब 200 हो गया प्रिंसिपल, है ना, नीचे लिखना हल्का सा, तो प्रिंसिपल अब 200 हो गया, तो लॉग 200 इक्वल्स टू रेट हमें निकालना है आर डिवाइडेड बाई 100, टाइम कितना है 10 साल, प्लस सी की वैल्यू है लॉग 100, लॉग 100 है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये लॉग 100 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लॉग 200 माइनस लॉग 100 इक्वल्स टू आर बाई 10। ठीक है, तो लॉग 200 बाई लॉग 100 क्या हो जाएगा? लॉग 200 डिवाइडेड बाई लॉग 100 इक्वल्स टू आर बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, हमें मिलेगा log 2 बराबर r बाई 10। log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.6931, 0.6931 इक्वल्स टू r बाई 10। 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी 6.931%। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या है। मैंने क्वेश्चन बोला था प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, तो डीबी बाई डी टी, ठीक है, कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है? 8% से। तो आर ये परसेंटेज किसी अमाउंट पे लगता है ना, वो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना हमारे पास फाइनली। आर परसेंटेज की जगह मैंने आर बाई 100 रख दिया, परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 आ जाता है, पी को मैंने नीचे भेजा, डी को डी टी को मैंने ऊपर भेजा, तो हमें ये मिला। इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिला फाइनली, या फिर कह सकते हैं ये मिला फाइनली हमें इंटीग्रेट करने के बाद। तो क्वेश्चन बोला था कि आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं, तो अगर आप 0 टाइम लें तो प्रिंसिपल भी 100 ही रुपया रहेगा, तो पी की जगह 100 हो जाएगा, टी की जगह 0, वहां से सी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन बोला था जब आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है 10 साल बाद। ठीक है, तो प्रिंसिपल अब डबल हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। आर हमें पता ही नहीं है, नीचे 100, टाइम की जगह 10 साल होगा, और सी की जगह लॉग 100। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली है आगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब देखिए 21 वाला भी क्वेश्चन सेम है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इस बार रेट गिवन है, हमें हम देख सकते हैं, तो हमें रेट गिवन है, तो मैं लिखूंगा पहले प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा था, यानी डीपी बाई डी टी, कितने परसेंट है? रेट परसेंट है वो 5% है, 5% आएगा, और किस पे आएगा? ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल पे आएगा। ठीक है, 5% ऑफ प्रिंसिपल। क्या आपको बात समझ आई? बिल्कुल, ये हो जाएगा डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू 5% मतलब 5/100, यहाँ पे आएगा 5/100 मतलब क्या होता है? 1/20, तो जाएगा डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू पी बाई 20। ठीक है, तो ये 20 पी में सॉरी डीपी में मल्टीप्लाई होगा, या फिर रहने दीजिए, ये जाएगा 20 डीपी डिवाइड बाई पी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, मतलब मैंने इस 20 को डीपी मल्टीप्लाई किया, 20 डीपी, ये पी ऊपर था नीचे लेके आएंगे तो पी यहाँ जाएगा, डी नीचे था ऊपर लेके जाएंगे तो डी टी यहाँ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो 20 बाहर आ जाएगा, ये जाएगा डीपी बाई पी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो 20 पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉग 1/p है तो लॉग पी हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, इक्वल्स टू यहाँ पे डी टी है तो इंटीग्रेट करेंगे टी आएगा प्लस सी। ठीक, तो फिर से वही चीज है, अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किया है, यानी प्रिंसिपल आपका 1000 हो जाएगा। अगर आप टाइम 0 लें तो ये प्रिंसिपल तो बढ़ेगा ही नहीं ना, सही बात है। तो हम लोग टाइम 0 लेंगे, तो जाएगा 20 लॉग पी की जगह 1000 हो जाएगा इक्वल्स टू टाइम 0 है तो 0 लिखेंगे नहीं, सीधे सी लिखेंगे, सी की वैल्यू आ गई 20 लॉग 1000। अब देखिएगा कह रहा है ये जो
1000 रुपए है वो कितना हो जाएगा अगर आप इसे 10 साल के लिए रखें। तो यानी अब टाइम 10 ईयर है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल की 1000 रुपए जो मैंने जमा किया था 10 साल बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। ये जाएगा 20 log p, हमें p की वैल्यू चाहिए, इक्वल्स टू टाइम की जगह 10 हो जाएगा, टाइम की जगह 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 प्लस c की वैल्यू क्या है 20 log 1000। ठीक है, अब ये जो 20 log 1000 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 20 log p माइनस 20 log 1000। ठीक है, इक्वल्स टू 10 मिलेगा हमें। तो ये 20 कॉमन है, हमें मिलेगा log p माइनस log 1000, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log p बाई 1000 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा log p बाई 1000 इक्वल्स टू 1/2। अब ये log उधर जाता तो आप जानते हैं पावर में कन्वर्ट हो जाता था, p बाई 1000 इक्वल्स टू e का पावर हाफ हो जाएगा, है ना। अब ये हाफ मतलब भी आप जानते हैं, हाफ मतलब होता है 0.5। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में e के पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है, देखिए 1.648, तो इसके जगह क्या लिख देंगे 1.648। ठीक है, ये जाएगा p बाई 1000 इक्वल्स टू 1.648, और जब आप ये 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1648। मतलब 10 साल बाद आपका पैसा 1648 रुपया हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? फिर से मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है। इस बार हमें रेट गिवन था तो इंटीग्रेट करके पहुंचे तो हमें ये मिला फाइनली। अब क्योंकि आप 1000 रुपए जमा कर रहे हैं तो जब आप समय जीरो देंगे बैंक को, मतलब जैसे ही पैसा डाले तुरंत निकाल लिए, तो आपका पैसा तो बढ़ेगा नहीं, तो p की जगह 1000 ही रहेगा, 20 था टाइम जीरो, c की वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो c आता है, c की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। फिर आपको निकालना था कि जो आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं वो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो यानी हमें प्रिंसिपल 10 साल बाद का निकालना था, p की वैल्यू निकालनी थी 10 साल बाद। तो t की जगह 10, c की जगह जो वैल्यू निकाली थी, फिर यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो ये आया बस। अब देखिए 22 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 hours, इन हाउ मेनी hours will the count reach 2 lakh? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, मतलब हमें गिवन है कि एक किसी कल्चर में बैक्टीरिया जो है वो 1 लाख है, इनकी संख्या 10% के हिसाब से 2 घंटे में बढ़ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कितने घंटे बाद जो इनकी जनसंख्या है वो 2 लाख पहुंच जाएगी अगर जो रेट है वो प्रोपोर्शनल हो नंबर प्रेजेंट के। ठीक है, तो देखिएगा हमें ये तो पता है ना कि रेट ऑफ ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका मतलब हो जाएगा dp बाई dt। ठीक है, यहाँ p फॉर पॉपुलेशन होगा ना कि प्रिंसिपल। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए हमें dp बाई dt लिखना पड़ेगा। ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है कि जनसंख्या उतनी उनकी है कितनी, उनकी जनसंख्या मान लेते हैं p थी। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है, तो dp बाई dt इज इक्वल टू kp हो जाता है। dt को उसमें मल्टीप्लाई करते तो dp इज इक्वल टू क्या आ जाता है kp dt, p को नीचे लेके आते तो dp बाई p हो जाता है इक्वल्स टू k dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाते तो यह आ जाता log p, k बाहर dt का इंटीग्रेशन t होता प्लस c लगाते। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था कि जो बैक्टीरिया की संख्या है वो 1 लाख है जब टाइम आपका बढ़ा नहीं था, मतलब जब टाइम जीरो है तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख है। क्या आपको बात समझे? 1 लाख है मतलब पॉपुलेशन 1 लाख गिवन है तो log 1 लाख। ठीक है, इक्वल्स टू टाइम जीरो है तो ये चीज जीरो हो जाएगी प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी log 10 का पावर 5, है ना, ऐसे 5 log 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा, नहीं, तो c की वैल्यू 5 log 10 आ गई। ठीक है, तो log p इक्वल्स टू kt प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह लिखेंगे 5 log 10। हमें पता क्या करना था, हमें पता ये करना था कि इनकी जनसंख्या 2 लाख कब पहुंचेगी। अभी भी मुझे k की वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन हमें ये पता है कि जो नंबर है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 10% से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले 1 लाख था तो 10% का 1 लाख कितना होता है, मतलब 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% होता है
10/100 दैट इज 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, मतलब 10,000। 2 घंटे में 10,000 उनकी जनसंख्या बढ़ गई। तो अब जनसंख्या कितनी हो गई? 1,10,000। तो पी की जगह लिखेंगे 1,10,000, तो लॉग 1,10,000, ठीक है, 1,10,000, ठीक है, इक्वल्स टू के टाइम की जगह क्या लिखेंगे? 2 घंटा प्लस 5 log 10, ठीक है। तो ये जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं log 11 का 100, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग 11 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 2k प्लस 5 log 10। देखिएगा मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। ये जाएगा log 11 प्लस log 10 का पावर 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं मालूम होगा ना तो अब आपको दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे log a इंटू बी था, तो सेपरेट हो जाते हैं जब आप log अलग करते हैं। तो ये log 10 का पावर 4 होता है, 4 बाहर आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल्स टू 2k प्लस 5 log 10, ठीक है। अब इधर 4 log 10 है, इधर 5 log 10 है, ये log 11 माइनस होता तो माइनस log 10 हो जाता है, इक्वल्स टू 2k, ठीक है। log 11/10 हो जाता है, इक्वल्स टू 2k, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मुझे k की वैल्यू क्या मिली? हाफ log 11/10, है ना। तो अब आप देखिएगा, यहाँ तक वीडियो फटाफट पॉज करिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि k की वैल्यू मिल गई है, मैं ये चीज मिटा रहा हूँ, k की भी वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। k की वैल्यू क्या मिली है? हाफ log 11/10, ठीक है। तो मैं k की जगह रख दूंगा, log p इक्वल्स टू k की जगह हाफ log 11/10 प्लस मल्टीप्लाई बाई t प्लस 5 log 10, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोला था कि इनकी जनसंख्या 2 लाख कितने समय में पहुंचेगी, यानी पॉपुलेशन 2 लाख हो गई। तो log मैं लिख सकता हूँ 2 लाख को 2 इंटू 10 का पावर 5, है ना, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल्स टू ये रहेगा हाफ log 11/10, टाइम हमें फाइंड करना है, t की वैल्यू प्लस 5 log 10, ठीक है। तो ये log 2 इंटू 10 का पावर 5 है, तो ये जाएगा log 2 प्लस 5 log 10 इक्वल्स टू हाफ log 11/10 प्लस 5 log 10, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 log 10 ये 5 log 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा log 2, देखिए यहाँ मैं t लिखना भूल गया हूँ, t, तो log 2 इक्वल टू हाफ log 11/10 t, ठीक है। तो ये 2 जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू log 11/10 t, ठीक है। अगर आप इस 2 को अंदर नहीं बाहर ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक काम करिए, 2 लिखिए और आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब ये log 11/10 नीचे आएगा तो बताइए क्या जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये जाएगा 2 log 2 log 11/10, ये जाएगा टाइम का वैल्यू, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। पॉपुलेशन को मैंने इतना लिख दिया, यहाँ से t की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी तो आपको दिक्कत होगा ना। आप ही सोचिए, अगर आपको प्लस माइनस करने नहीं आता तो फिर आप इस क्वेश्चन को लगा पाते? उसी तरह समझिए ना कि लॉग अगर आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, लॉग के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन में लॉग तो छोटी सी जगह आ रहा है तो आप कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व। तो देखिए 23 वाला क्वेश्चन क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर y, ठीक है। और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy इक्वल्स टू e का पावर x e का पावर y dx मिलेगा, dy नहीं, गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे dx आएगा, सही बात है। e के पावर y को नीचे लेकर देंगे तो ये जाएगा dy/e का पावर y इक्वल्स टू e का पावर x dx। ये e का पावर y जब ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस y हो जाएगा, इधर dy आएगा, इधर e का पावर x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। e के पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस e के पावर माइनस y इक्वल्स टू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c, ठीक है। तो आप ये देखिए इन सारे ऑप्शन में e का पावर माइनस y कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और प्लस e का पावर x कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, यहाँ